हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हम यहाँ एनसीईआरटी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 6 से क्लास 12 तक ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी ऊपर से थोड़ी चपटी है, इसलिए इसे भूभाग कहते हैं। ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, चपटी है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आपने ग्लोब को देखा होगा लाइब्रेरी में या फिर प्रिंसिपल ऑफिस में। तो ग्लोब बड़े भी होते हैं, ग्लोब छोटे भी होते हैं। तो छोटे ग्लोब को आसानी से ले जा सकते हैं और कुछ ग्लोब पॉकेट में रखने योग्य भी होते हैं। ग्लोब क्या स्थिर नहीं होते हैं, उन्हें क्या होता है, घुमाया जा सकता है। जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, वैसे ही ग्लोब को भी क्या होता है, घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर क्या बने रहते हैं, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो आप भारत, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका सबको ग्लोब पर देख सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी क्या हुई है, झुकी हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तर, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। और ये एक्चुअल में होता नहीं, इसे हम लोग काल्पनिक रेखा मानते हैं। और एक और काल्पनिक रेखा मानते हैं जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और जो रेखा बीच से, जो एक काल्पनिक रेखा जो भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, वो क्या कहलाती है, विषुवत रेखा। तो ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यह एक काल्पनिक रेखा है। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या बोलते हैं, अक्षांश या फिर समानांतर रेखाएं बोलते हैं। और अक्षांश को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विषुवत रेखा को 0 मानते हैं, और उसके बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये सब क्या है, अक्षांश है। और इनको अंश में, ये मैंने आपको पहले ही बताया। विषुवत वृत्त को 0 अक्षांश मानते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को दर्शाती है, इसलिए विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का क्या होता है, 1/4 होता है। इसलिए इसका माप 360 अंश का 1/4 भाग होता है, यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग 90 और नीचे वाले को 90। तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे ध्रुवों को, 90 अंश उत्तरी अक्षांश जो कि उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं और अपने बेसिक को कवर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ क्लास 6 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, ये कुछ कभी कभी कंपटीशन में भी फैक्ट बेसिस आ जाते हैं, और इसे आप अपना बेसिक
मजबूत कर सकते हैं। और इसी अनुसार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को क्या बोलते हैं? उत्तरीय अक्षांश। और दक्षिण विषुवत वृत्त के दक्षिण में जो सभी अक्षांश हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए जब किसी स्थान का मान निकालते हैं तो उत्तर और दक्षिण दर्शाते हैं, नहीं तो हमें वो पता नहीं होगा कि किस अक्षांश पर है। अब चलिए पढ़ते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो विषुवत, मैंने आपको पहले ही बताया, विषुवत पे 0 अक्षांश उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 और समांतर रेखाएं होती हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कर्क रेखा कहाँ है, 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। और विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि उत्तरी ध्रुव पर है, और विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव पर। यहाँ से आप देख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कर्क रेखा विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित है, मकर रेखा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है। अब समझ लेते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। आप यहाँ भी देख सकते हैं ताप कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध। तो चलिए समझते हैं ये कैसे बना है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सूर्य होता है, यहाँ पे जब एकदम लंबवत रेखा सूर्य की किरणें पड़ती हैं वर्ष में एक बार, तो यहाँ पे तो इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये वाला क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ से जो एंगल सूर्य का बनता है वो 90 डिग्री नहीं बनता है। इसलिए इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब शीत कटिबंध के बारे में जान लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य का जो एंगल होता है
वो ज़्यादा ऊपर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध। अब समझते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर क्या होता है। तो किसी भी स्थान की सही जानकारी के लिए, सही स्थिति के लिए हमें केवल अक्षांश रेखाएं जानना आवश्यक नहीं है, उसके लिए हमें देशांतर रेखाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसकी सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व, पश्चिम और इन स्थानों को दूरी कितनी है। तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, वर्टिकल रेखाएं, ये सब क्या है, देशांतरी यमुनोत्तर, इसको हम क्या बोलते हैं, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यमुनोत्तर कहते हैं। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्धवृत्त से यहाँ ध्रुवों की ओर जाने पर इन दोनों के बीच की दूरी घटती जा रही है और ध्रुवों पर जाके क्या हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं। यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ, ध्रुव पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यमुनोत्तर आपस में मिलती हैं, जो कि ये स्थान है। तो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यमुनोत्तर की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ये आप देख सकते हैं, लंबाई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच समान है। सभी देशों ने निश्चय कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमुनोत्तर को क्या कहते हैं, प्रमुख यमुनोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, 0 देशांतर है। ये 0 देशांतर रेखा। यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जैसे अक्षांश रेखाओं में उत्तर और दक्षिण लिखते थे हर अंश के आगे बाद, इसी तरह यहाँ पे देशांतर रेखाओं में पूरब और पश्चिम लिखते हैं, ताकि हमें उसकी सही स्थिति का पता चल सके। प्रमुख यमुनोत्तर तथा 80 डिग्री यमुनोत्तर मिलकर पृथ्वी को क्या कहते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको प्रमुख यमुनोत्तर बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर है, तो प्रमुख यमुनोत्तर बोलते हैं। वो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, पूरब और ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरब और कोई भी डिग्री लिखने के बाद, उसके बाद हम लोग पूरब और पश्चिम लिखते हैं। तो किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमुनोत्तर एक ही रेखा है, क्योंकि जब हम लाइन खींचते हैं ये 0 डिग्री वाला, तो ये जब बराबर भागों में बढ़ते जाएंगे तो 180 डिग्री एक ही रेखा पे आएगी। तो अगर हम एक ग्रिड बनाते हैं, एक ग्लोब पर आप यहाँ देख सकते हैं ग्रिड, तो उत्तरी अक्षांश
दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अगर हम ऐसा बनाते हैं तो हम यहाँ से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। धुबरी की सही स्थिति का, यही धुबरी की क्या होगी, सही स्थिति होगी। तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री यहीं कहीं होगी इस तरह। तो हम इससे सही पता लगा सकते हैं और आप ये खुद पे अपनी कॉपी पे ऐसे करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, देशांतर और समय को जानते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा देशांतर के बारे में, तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से ही हम समय का सही मापन कर सकते हैं। और सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ये तो सबको पता है। यही समय पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो पहले प्राचीन काल में जब घड़ियाँ और कंपास नहीं हुआ करते थे, खोज नहीं हुआ था, तो लोग सूर्य की एंगल से, किरणों के एंगल से और परछाई से समय का पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी। तो पहले लोग ऐसे ही समय का पता लगाते थे। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमुनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। सूर्य अगर 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो उस समय दोपहर होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का गति किधर से होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से क्या होगा, उन दोनों के समय की दर में अंतर होगी। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती। तो 1 घंटे में 15 डिग्री, अब ये कैसे हुआ? तो 360 को 24 से भाग देने पे, इसे पूरे दिन भर में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितना डिग्री घूमता है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में 360 बटे 24 डिग्री, 24 से अगर भाग देते हैं तो हम पाते हैं 1 घंटे में 15 मिनट। और फिर एक घंटे में 60 मिनट होता है, जो कि 15 हो गया। तो 15 चौके 60। तो हम 1 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं। तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? 15 गुणे 4 60 में, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा। अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो 1 घंटा आगे, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो 1 घंटा पीछे।
अगर वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे तो इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि हो रही होगी। तो ऐसे हम किसी भी स्थान का और समय का पता लगा सकते हैं किसी भी समय। और किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो आप अगर दोपहर के 12 बजे देखेंगे तो सूर्य का एंगल एकदम सीधा होता है और उस समय धूप बहुत कड़क होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, तो क्यों यह इम्पोर्टेंट है। तो अलग अलग यमुनोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। तो यहाँ पे अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पे जो यमुनोत्तर रेखाएं हैं तो हर जगह पे अलग अलग होता है। इसी वजह से हमें उस स्थान का सही समय का पता लगाने के लिए हमें मानक समय निर्धारण करना पड़ता है। अब यहाँ उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना बहुत कठिन हो जाता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमुनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। क्योंकि जब इतना अंतर है तो हम ट्रैक करने में, किसी भी ट्रेन को ट्रैक करने में तो कोई भी समय सेट करने में बहुत कठिनाई होगी। तो इस यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 22.5 डिग्री पूर्व यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यमुनोत्तर माना गया। तो ये कभी कभी फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। इस यमुनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, इसलिए भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो यहाँ पे दिया हुआ भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर 12 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। जैसे उदाहरण के लिए आप ये याद कर सकते हैं, रूस में 11 मानक समय का अपनाया गया। भारत में एक घंटे वाले पृथ्वी के एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। तो पृथ्वी को ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। तो पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया? इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी ध्रुवों से क्या हुआ? चपटी है। ग्लोब क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री। उत्तर। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। आप इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? मैंने आपको बताया भी। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि वहाँ पे सूर्य क्या होता है? एकदम सीधा होता है। तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर 12 के बजते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं।
प्रमुख यमुनोत्तर का मान क्या है? 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशीय देशांतरी यमुनोत्तर का जाल है। और इसी प्रकार आप खाली स्थान को भी भर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं जिसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।